इन्हीं सभी रीजन से एयरटेल का कस्टमर बेस अपनी तरफ करते हुए बीएसएनएल बहुत जल्द इंडिया का टॉप सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन बीएसएनएल की इस ग्रोथ के साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था और वो था नेटवर्क इंस्टेबिलिटी। चूँकि बीएसएनएल के अफोर्डेबल प्लान्स और हायर रीच की वजह से बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को यूज करने लगे थे। इससे उसकी नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया। मतलब कि बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट होना, हर जगह नेटवर्क का न आना और बहुत ही स्लो इंटरनेट, इस तरह की दिक्कतें बीएसएनएल में बहुत आम हो गई थी। ऐसे में सुनील मित्तल ने बहुत जल्द ही बीएसएनएल की इन कमियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने एयरटेल के नेटवर्क को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया ताकि कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा एयरटेल ने कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के तहत एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर और 24/7 सपोर्ट सिस्टम शुरू की, जो कि उस टाइम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज पर काम करते हुए भी कभी भी सुनील मित्तल अपने एक्सपेंशन के ड्रीम को नहीं भूले थे। पर इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए साल 2002 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय एंटरप्राइजेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अब पब्लिक होने की वजह से कंपनी को काफी कैपिटल मिलने लगा, जिससे सुनील मित्तल ने एयरटेल के एक्सपेंशन पर खूब काम किया। वह स्पाइस सेल और हैक्साकॉम जैसे कई सारे लोकल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी एक्वायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर अपने कॉम्पिटिटर बीएसएनएल को हराने के लिए उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान का प्राइस भी काफी कम कर दिया। अब दोस्तों, अगर एक फास्ट और स्टेबल नेटवर्क किफायती दाम पर मिल रहा हो तो भला उसे कोई क्यों नहीं अपनाता। इसीलिए शहरों के साथ ही गाँव में भी एयरटेल का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनने लगा। और यही वजह था कि 2005 में एयरटेल बीएसएनएल को भी पीछे करते हुए भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया था। लेकिन जैसे जैसे एयरटेल ग्रो कर रहा था वैसे ही इसका कंपटीशन भी बढ़ता ही जा रहा था। रिलायंस, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की एंट्री से टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन काफी इंटेंस हो गया था। लेकिन एयरटेल ने अपनी मजबूत मार्केट पोजीशनिंग और लॉयल कस्टमर बेस के दम पर अपने नए कॉम्पिटिटर्स को इफेक्टिवली हैंडल किया। लेकिन दोस्तों, सुनील मित्तल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इंडिया में मिली इस कामयाबी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा। और फिर उन्होंने 2010 में अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जेन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन से एयरटेल को अफ्रीका के 15 देशों में अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन करने का मौका मिला, जिससे एयरटेल एक ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर बन गया। अफ्रीका में एक्सपेंशन करना सुनील भारती का एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि वहाँ के मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर बिहेवियर भारत से काफी अलग थे। लेकिन नई मार्केट के चैलेंजेस को समझते हुए सुनील मित्तल ने वहाँ भी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए ताकि लो इनकम वाले लोग भी मोबाइल सर्विसेज का यूज कर सके। इसके बाद आया साल 2012, जो कि एयरटेल के लिए एक बहुत ही सुनहरा दौर साबित हुआ। एक्चुअली इस समय टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा था। इसी को देखते हुए ही सुनील मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और बीएसएनएल सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब बीएसएनएल के पास सरकार का समर्थन और फंडिंग तो थी ही, लेकिन सब खुद ही करेंगे वाली मानसिकता के चलते वो पीछे छूट गए। असल में बीएसएनएल का मानना था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी रिसोर्सेज से वो खुद ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी ओर सुनील मित्तल को पता था कि तेजी से बदलती टेलीकॉम मार्केट में इंतजार करना ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर लिया। इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से सुनील मित्तल पूरे भारत के अंदर बहुत कम समय में एयरटेल की 4G सर्विस लॉन्च करने में सफल रहे। और फिर अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी सर्विसेज की वजह से मार्च 2015 तक कंपनी ने 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, 2012 में शुरू हुआ ये सुनहरा दौर 4 साल भी नहीं टिक सका, क्योंकि 2016 सुनील मित्तल और एयरटेल के लिए उनकी अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया। और इस मुसीबत का नाम था जियो। एक्चुअली सितंबर 2016 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री ली और आते ही इसने पूरे सेक्टर का नक्शा बदल कर रख दिया। ये वो टाइम था जब एयरटेल का 1 से 2 GB का मंथली डेटा प्लान आमतौर पर 300 से 400 रुपए के बीच में होता था, और इसमें कॉलिंग करने के लिए भी अलग से चार्जेस लगते थे। लेकिन फिर जब जियो आया तो उसने ऐसा ऑफर दिया कि सभी हैरान रह गए, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग, वो भी 4G स्पीड पर। इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो ने सिर्फ 170 दिनों में ही 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर ये हुआ कि जहां पहले एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी 12 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, उनमें से कुछ कंपनीज या तो बिक गईं या फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं, और एंड में सिर्फ 4 ही कंपनीज ऐसी बची जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही थी।
इन कंपनीज में एक तो था बीएसएनएल जो कि बस नाम मात्र का रह गया था, दूसरा था एयरटेल, तीसरा आइडिया और चौथा वोडाफोन। इसमें भी आइडिया और वोडाफोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते 2018 में ये दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए। लेकिन इसके बाद भी वीआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया कि जियो से मुकाबला कर पाए, यानी कि असली खेल अब सिर्फ जियो और एयरटेल के बीच में ही चल रहा था। अब दोस्तों हो सकता है कि जियो के लिए ये सिर्फ हार या जीत का खेल हो, लेकिन एयरटेल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि 2016-17 के फोर्थ क्वार्टर में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 71.7% तक ड्रॉप हो गया था और कंपनी कर्ज में डूबती जा रही थी। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ डेट की नहीं थी, बल्कि एयरटेल बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर भी खोता जा रहा था। पर दोस्तों ऐसे हालात में भी सुनील मित्तल ने काफी समझदारी से काम लिया और उन्होंने वीडियोकॉन, टाटा और टेलीनॉर जैसी कंपनीज के 4G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जो कि बंद होने के कगार पर थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी 4G कवरेज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और लगातार नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करने की भी दिशा में काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेल ने अपने 49 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खुद ही रिमूव करके सबको हैरानी में डाल दिया था। असल में ये इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स थे, जिसे कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव कैंपेन के तहत हटा दिया था, ताकि नेटवर्क पर लोड कम करके अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके और जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। सुनील मित्तल के इस फैसले का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिला, जब अगस्त 2020 से जनवरी 2021 यानी कि सिर्फ 5 महीनों में ही एयरटेल से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़े, जो कि जियो से 3 गुना ज्यादा था। इसके अलावा टाइम के हिसाब से खुद को ढालते हुए इसने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम टीवी बॉक्स भी लॉन्च किए, जिसने की एयरटेल का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। और कुछ इस तरह से सुनील मित्तल के इंटेलिजेंस की वजह से आज भी एयरटेल अपनी अलग किया। लेकिन दोस्तों सुनील मित्तल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इंडिया में मिली इस कामयाबी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा और फिर उन्होंने 2010 में अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जेन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन से एयरटेल को अफ्रीका के 15 देशों में अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन करने का मौका मिला, जिससे एयरटेल एक ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर बन गया। अफ्रीका में एक्सपेंशन करना सुनील भारतीय का एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि वहाँ के मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर बिहेवियर भारत से काफी अलग थे। लेकिन नई मार्केट के चैलेंजेस को समझते हुए सुनील मित्तल ने वहाँ भी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए, ताकि लो इनकम वाले लोग भी मोबाइल सर्विसेज का यूज कर सके। इसके बाद आया साल 2012, जो कि एयरटेल के लिए एक बहुत ही सुनहरा दौर साबित हुआ। एक्चुअली इस समय टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा था। इसी को देखते हुए ही सुनील मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और बीएसएनएल सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब बीएसएनएल के पास सरकार का समर्थन और फंडिंग तो थी ही, लेकिन सब खुद ही करेंगे वाली मानसिकता के चलते वो पीछे छूट गए। असल में बीएसएनएल का मानना था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी रिसोर्सेज से वो खुद ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी ओर सुनील मित्तल को पता था कि तेजी से बदलती टेलीकॉम मार्केट में इंतजार करना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर लिया। इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से सुनील मित्तल पूरे भारत के अंदर बहुत कम समय में एयरटेल की 4G सर्विस लॉन्च करने में सफल रहे और फिर अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी सर्विसेज की वजह से मार्च 2015 तक कंपनी ने 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों 2012 में शुरू हुआ ये सुनहरा दौर 4 साल भी नहीं टिक सका, क्योंकि 2016 सुनील मित्तल और एयरटेल के लिए उनकी अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया और इस मुसीबत का नाम था जियो। एक्चुअली सितंबर 2016 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री ली और आते ही इसने पूरे सेक्टर का नक्शा बदल कर रख दिया। ये वो टाइम था जब एयरटेल का 1 से 2 GB का मंथली डेटा प्लान आमतौर पर 300 से 400 रुपए के बीच में होता था और इसमें कॉलिंग करने के लिए भी अलग से चार्जेस लगते थे। लेकिन फिर जब जियो आया तो उसने ऐसा ऑफर दिया कि सभी हैरान रह गए, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग, वो भी 4G स्पीड पर। इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो ने सिर्फ 170 दिनों में ही 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर ये हुआ कि जहां पहले एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी 12 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, उनमें से कुछ कंपनीज या तो बिक गईं या फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं और एंड में सिर्फ 4 ही कंपनीज ऐसी बची जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही थी। इन कंपनीज में एक तो था बीएसएनएल, जो कि बस नाम मात्र का रह गया था, दूसरा था एयरटेल, तीसरा आइडिया और चौथा वोडाफोन। इसमें भी आइडिया और वोडाफोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते 2018 में ये दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए। लेकिन इसके बाद भी वीआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया कि जियो से मुकाबला कर पाए, यानी कि असली खेल अब सिर्फ जियो और एयरटेल के बीच में ही चल रहा था।
अब दोस्तों हो सकता है कि जियो के लिए ये सिर्फ हार या जीत का खेल हो, लेकिन एयरटेल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि 2016-17 के फोर्थ क्वार्टर में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 71.7% तक ड्रॉप हो गया था और कंपनी कर्ज में डूबती जा रही थी। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ डेट की नहीं थी, बल्कि एयरटेल बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर भी खोता जा रहा था। पर दोस्तों ऐसे हालात में भी सुनील मित्तल ने काफी समझदारी से काम लिया और उन्होंने वीडियोकॉन, टाटा और टेलीनॉर जैसी कंपनीज के 4G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जो कि बंद होने के कगार पर थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी 4G कवरेज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और लगातार नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करने की भी दिशा में काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेल ने अपने 49 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खुद ही रिमूव करके सबको हैरानी में डाल दिया था। असल में ये इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स थे, जिसे कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव कैंपेन के तहत हटा दिया था, ताकि नेटवर्क पर लोड कम करके अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके और जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। सुनील मित्तल के इस फैसले का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिला, जब अगस्त 2020 से जनवरी 2021 यानी कि सिर्फ 5 महीनों में ही एयरटेल से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़े, जो कि जियो से 3 गुना ज्यादा था। इसके अलावा टाइम के हिसाब से खुद को ढालते हुए इसने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम टीवी बॉक्स भी लॉन्च किए, जिसने कि एयरटेल का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। और कुछ इस तरह से सुनील मित्तल के इंटेलिजेंस की वजह से आज भी एयरटेल अपनी अलग